नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कांटे की टक्कर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और यही वजह है कि चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। एनडीए से टक्कर लेने के लिए इस बार विपक्षी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन बनाया गया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में आज हम बात करेंगे दिल्ली की हॉट लोकसभा सीट पूर्वी दिल्ली की, जहां पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद का टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार घमासान तेज होता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर गौतम गंभीर मौजूदा सांसद है। हालांकि इस बार गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया। तो उधर गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर कुलदीप कुमार, जो कि कोंडी से विधायक हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, इस बार कांटे का मुकाबला इन दोनों के बीच में माना जा रहा है। हालांकि इस लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इससे पहले टक्कर होती रही है। कई मरतबा इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करने के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद पहुंचने में कामयाब रहे हैं, तो कई बार इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज करके संसद पहुंचे हैं। हालांकि पिछले दो लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार इस सीट पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक सफर हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर उनका राजनीतिक करियर कितना लंबा है। साल 2007 से 2017 तक निगम पार्षद रहे हर्ष मल्होत्रा, जो जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और पिछले कई वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। 2014 में शादरा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि हर्ष मल्होत्रा को अहम जिम्मेदारियां भी पार्टी की ओर से दी जाती रही हैं। जबकि 2015 से 2016 में पूर्वी दिल्ली के महापौर बने थे और इस बार लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक सफर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। और इसके साथ ही बात गठबंधन प्रत्याशी यानी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के राजनीतिक सफर पर भी हम नजर डालते हैं कि उनका राजनीतिक करियर कितना लंबा चौड़ा रहा है। साल 2017 में कुलदीप कुमार निगम पार्षद चुने गए थे। नगर निगम सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। साल 2020 में कोंडली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और इस बार पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। कुलदीप कुमार ने बीजेपी के राजकुमार को 17,907 वोटों से शिकस्त दी थी विधानसभा चुनाव के दौरान। ये कुलदीप कुमार का राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में कुलदीप कुमार को 53% से ज़्यादा वोट मिले थे, यानी कि 53.11% वोट हासिल किए थे और विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे कुलदीप कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने उन्हें बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है, जिसके तहत दिल्ली की 7 में से 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों चुनावी मुकाबला करते दिखाई देंगे। और वहीं एक नज़र ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास क्या कुछ रहा है। इस सीट पर कब कब चुनाव हुए और कौन कौन से प्रत्याशी जीत दर्ज कर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। पूर्वी दिल्ली सीट पर 1967 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी साल 1966 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और 1967 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। पूर्वी दिल्ली में अब तक 15 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली में 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की, यानी कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर 7 बार बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि 6 बार कांग्रेस ने इस सीट से जीत हासिल की है। लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में गई। साल 2014 में बीजेपी के महेश गिरी यहां से सांसद चुने गए थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के गौतम गंभीर
यहाँ से सांसद चुने गए, जो मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हर्ष मल्होत्रा पर दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट मानी जाती है। इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ का सियासी समीकरण हमने आपको बताया और दोनों ही धड़ों के प्रत्याशियों के बारे में भी आपको जानकारी दी कि उनका सियासी सफर अब तक का क्या कुछ रहा है। जहां पर इस बार का चुनावी घमासान जबरदस्त होता दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में है, तो उनका मुकाबला बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के साथ होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि इस बार का चुनावी समीकरण पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन सम्मानित मेहमानों से मेरे साथ अनिल गोयल साहब हैं। आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पवन शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में पवन शर्मा जी आपसे ही करने जा रहा हूं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्या समीकरण इस बार दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आपका सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद। आपने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी और देखिए, आपने जो कहा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें हारने जा रही है। ये क्यों हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली को धोखा दिया और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत हालत खस्ता पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। और रही बात कुलदीप कुमार जी की, तो कुलदीप कुमार जी का जो सीट का आंकलन है वो अलग कई सारे मायने रखता है। एक तो कुलदीप कुमार जी सफाई कर्मचारी के बेटे हैं और वहां के कोंडली के विधायक हैं और विधायक होने के नाते उनका जो लोकप्रियता है आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छी पकड़ वो रखते हैं और युवा हैं। और इस वजह से आसपास के एरिया में उनका तो माहौल अच्छा है ही। दूसरा, जब दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को अपना माना, एक परिवार माना और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अचानक जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इस वजह से कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, स्कूल बना रहे थे, अस्पताल बना रहे थे, बिजली पानी लोगों को दे रहे थे, यात्रा करवा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबरा के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। इस वजह से दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में हैं और दिल्ली के लोग इस बार जेल का जवाब वोट से देने का पूरा मन बना चुके हैं। और जब दिल्ली के लोग वोट से जवाब देंगे जेल का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव हारेगी। और यही कारण रहा था भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 कैंडिडेट चेंज करने पड़े थे। क्यों चेंज करने पड़े? ये वो कैंडिडेट थे जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर थे, भारतीय जनता पार्टी की ये कह सकते हैं नाक थे। उनको भाजपा ने चेंज क्यों किया? सिर्फ भारतीय जनता से किया। और दिल्ली के लोगों का गुस्सा जो है, जब कई सारे आपने मौके देखे होंगे जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के अधिकार छीने, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन के जब भारतीय जनता पार्टी संसद में विधेयक लेके आ रही थी, दिल्ली के सांसद क्या कर रहे थे? दिल्ली के सांसद तालियां बजा रहे थे, दिल्ली के सांसद हंस रहे थे। तो दिल्ली वालों को लगा कि तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, भाजपा के सांसद जो कि दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा, और जब दिल्ली की बारी आई, दिल्ली के लिए काम करने की बारी आई, तो हंस रहे थे। तो दिल्ली के लोग गुस्से में थे और दिल्ली के लोग मन बना चुके थे कि तब तो हराएंगे ही। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं और दिल्ली के लोगों में इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा है कि 2 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी 2 साल से आम आदमी पार्टी के ऊपर, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा रही है। 2 साल से 500 से ज्यादा रेड करवा ली। आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या होगा इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, अब ये चुनाव आम आदमी पार्टी का है ही नहीं, ये चुनाव दिल्ली के लोगों का चुनाव है। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने ईडी से जेल में डाला है, तब से दिल्ली के लोगों ने अपना चुनाव बना लिया है। अब दिल्ली के लोग ये गुस्से में है कि जिस मुख्यमंत्री को चुन के दिल्ली के लोगों ने भेजा, भाजपा ने उसको अंदर कर दिया। तो अब ये चुनाव दिल्ली के लोगों का है। और जैसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली के लोगों के बीच में हैं, जो भाजपा जवाब नहीं दे पा रही। भाजपा ने वादे जो किए थे 2 साल पहले, देखिए 10 साल पहले भाजपा ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन
43 युवा ऐसे हैं रोजाना बेरोजगार जो आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। भाजपा ने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, डीजल पेट्रोल 50 रुपए से 100 से ऊपर कर दिया। ऐसे तमाम सारे खाने पीने की चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगा दिया। ऐसे तमाम सारे भाजपा ने किए और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। चले, बिल्कुल आपने वो तमाम मुद्दे बताए हैं जिसको लेकर देश में भी चर्चा की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि पूर्वी दिल्ली के जो मुद्दे रहे, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, उससे आज भी लोगों को दो चार होना पड़ता है, पेयजल की समस्या आज भी बरकरार है, और इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिससे लोग निजात चाहते हैं। अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं गोयल साहब, क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और यही वजह है कि 7 में से 6 सीटों पर उन्हें कैंडिडेट तक बदलने पड़े। गोयल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल यही है कि बीजेपी डर चुकी है और यही वजह है कि 7 में से 6 कैंडिडेट को बदलना पड़ गया। नहीं, देखो, एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने ये लंबी चौड़ी बात करी है, इन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी देने का वायदा करा था, पानी तो नहीं दे पाई, लेकिन शराब इन्होंने घर घर में जरूर पहुंचा दी। और शराब के साथ में वो घोटाला करा है, इतना बड़ा घोटाला करा है कि उस घोटाले में इनके सारे मंत्री जेल में, और वो भी घोटाला कब पकड़ा गया है जब इनके जो सहयोगी हैं कांग्रेस, उनके सहयोगी कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेता अजय माकन ने शराब घोटाले की कंप्लेंट करी जांच एजेंसियों को, और जांच एजेंसियों ने जांच करी, और जब जांच करने के बाद में जांच एजेंसी ने उसको दोषी पाया तो वो सब जेल में गए। और आज ये दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ होकर के जनता का बेवकूफ बना रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज दिया। क्या कोई मुख्यमंत्री हो और वो भ्रष्टाचार करे तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप ये बात करें, शराब घोटाले में आपने 12% कमीशन करा, जो सारे आरोप आपके सामने साबित हो रहे हैं, और उसके बाद में आप अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं, जबकि सारी कोर्टें ने, सारी जांच एजेंसियां उन्हें आपको दोषी मान करके आप पर कार्रवाई चल रही है। अगर वो निर्दोष होते तो अब तक वो बरी कर देते। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही दिल्ली के लोग, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोग फैसला करेंगे कि दिल्ली को साफ सुथरी, नहीं, फैसला तो दिल्ली की जनता को करना ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा, लोगों की समस्याओं के तहत शराब घोटाले तक सिमट कर रह जाएगा? नहीं, मैं आप बिल्कुल, मैं एक बार इनकी बात का जवाब दूं, फिर आगे मैं जवाब दूंगा। दिल्ली के लोग निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि जिसने फ्री बिजली का पानी, जिसने पानी माफ और बिजली हाफ का वायदा करा था, वो झूठ निकल करके उसने शराब जो घर घर के अंदर पहुंचा दिया। जिसने वायदा करा था कि मैं 4 कमरे के बंगले में रह करके मुख्यमंत्री बनूंगा, आज वो आलीशान बंगला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत बड़े घोटाले का कारण बना हुआ है। तो दिल्ली की जनता ने तय करना है कि मुझे घोटालेबाजों को, शराब माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को दिल्ली की सत्ता सौंपनी है सांसद के रूप में, या फिर वो सरकार को देखनी है जो निश्चित तौर पर दिल्ली के हित के अंदर लगातार संघर्ष करा है, दिल्ली के हित के अंदर लगातार काम करा है। ठीक है गोयल साहब, शर्मा जी के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि किस डर से 6 कैंडिडेट बदलने पड़े आपको? मैं एक ही बात महंगाई और बेरोजगारी। दिल्ली सरकार ने क्या करा इसके अंदर? दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया? दिल्ली सरकार ने कितने लोगों की महंगाई पर कंट्रोल पानी किया? उल्टा जो है डीजल पर, पेट्रोल पर वेट टैक्स बढ़ा करके इसको इन्होंने महंगा करा है, ना कि इन्होंने सस्ता करा है। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात, अब इन्होंने ये कही कि दिल्ली के 6 सांसद बदले। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है जिनके अंदर त्याग, तपस्या और बलिदान कूट कूट के भरा हुआ है। हमने अगर सारे सांसद चेंज करे हैं 6 के 6, किसी एक सांसद का एक शब्द बाहर नहीं निकला। चले देखिए गोयल साहब, शर्मा जी ताली बजा रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पवन शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आदर्श भाई आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है गोयल साहब, आऊंगा। नहीं सर, मैं पूरी सुनने में भाई, अब आप मेरे नंबर, ये तो मैं इनकी बात का जवाब दिया है।
मुझे ये बताएं, दिल्ली को जो इन्होंने गैस चैम्बर बना दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हमने बना करके दिया है। ठीक है, यानी मुद्दे वही विधानसभा चुनाव वाले रहेंगे, लोकसभा चुनाव में भी ना सर। ठीक है, मैं आऊंगा गोयल साहब आपके पास दोबारा। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आदर्श जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो रक्षा सौदे में घोटाला करते हुए पकड़े गए, इनको सजा हुई, वो आज हमको ज्ञान दे रही है। ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है तो ऐसा लगता है उसामा बिन लादेन देखिए संदेश दे रहा है शांति का। भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये था, हम पूरे दिन से सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि हमारे नेताओं पे इतनी सारे रेड हो गई, इतने सारे जांच हो गई, सब एजेंसी लगा ली, आज तक एक भी पैसे का सबूत नहीं मिला। लेकिन तो अभी केस खत्म नहीं हुआ ना शर्मा जी, अभी केस खत्म नहीं हुआ, जमानत मिली है। बेल का मतलब समझते हैं ना शर्मा जी आप? शर्मा जी बेल का मतलब समझते हैं ना? अनिल जी मैं उसी बात पे अनिल जी मैं गोयल साहब आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए सर, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। पवन शर्मा जी मुझे ये बताइए कि क्या इमोशनल कार्ड जो आज कैंपेन लॉन्च किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की यही भाषा हुआ करती थी, कट्टर ईमानदार आप लोग खुद को कहा करते थे, तमाम नेता सलाखों के पीछे हैं। आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई संजय सिंह को। क्लीन चिट और जमानत में अंतर होता है साहब। जी अक्षय जी मैं पूरी बात कर देता हूं, आपकी सारी बात आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचारी कहा। ठीक, मैं गोयल साहब आऊंगा, उनसे सवाल है उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको भी दूंगा। पवन शर्मा जी, शरद रेड्डी के बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है, उसी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जांच कब होगी? सर जो मनी टेल 45 करोड़ की गोवा तक पहुंच रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं देते पवन शर्मा जी? पूरी बात सुन लीजिए, जो मनी टेल पहुंच रही है गोवा तक। अक्षय जी पूरी बात तो मैं कर दूं। देखिए जिस मनी टेल की आप बात कर रहे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी का ऑर्डर है। ये ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ईडी जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, वो डिबेटेबल है, मतलब वो फर्जी है, कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्ट्रोबोन का डेटा बाहर आया तो चिल्ला के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। दूसरी बात, जिस संजय सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, संजय सिंह जी इकलौते ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बिना झुके, बिना ईडी के सामने झुके, बिना बीजेपी ज्वाइन किए बाहर आए। और उनके केस में क्या हुआ, जब जज साहब ने पूछा कि बताइए संजय सिंह जी केस में आपके पास कहां है मनी ट्रेल, नहीं तो आपका केस में पूरा का पूरा केस बिगाड़ दूंगा। सशर्त जमानत दी गई शर्मा जी, मैं आऊंगा। एक रिएक्शन आदर्श कुमार जी का भी इस पर जरूरी है, मैं आऊंगा। सशर्त जमानत का मतलब समझते हैं ना पवन शर्मा जी? सशर्त जमानत का मतलब समझते हैं ना? दिल्ली एनसीआर बगैर इजाजत के छोड़ नहीं सकते संजय सिंह। आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। लेकिन आदर्श जी क्या आपको लग रहा है इस बार का जो घमासान है, हर बार चुनाव में कहा जाता है कि भाई लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लोगों का विकास किस तरीके से हो, लोगों को सहूलियतें किस तरीके से मिले, उस पर बातचीत होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वो मुद्दा है, या सिर्फ कथित शराब घोटाला मामले को लेकर इस बार का लोकसभा चुनाव होगा दिल्ली में? देखिए सीधी सी बात यह है कि जहां तक अभी दोनों पार्टी के नेता करप्शन पे बातचीत कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये कहना किसी भी पार्टी के लिए अतिशयोक्ति होगी कि कोई पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त है। निश्चित तौर पर अलग अलग प्रकरण हो सकते हैं, अलग अलग स्थिति को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें साफ है। देखिए काम के आधार पर वोट मांगना ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी पहल मानी जाती है कि कोई भी पार्टी अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाए और उस काम के आधार पे वो जनता से कहे कि आप हमें वोट दीजिए, हमने ये काम किया है या फिर हम आगे ये काम करेंगे। रही बात अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अब सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, तो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनको बीजेपी निश्चित तौर पर भुनाने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी अभी संकट के दौर से गुजर रही है, हालांकि
ये बात बिल्कुल साफ है कि संजय सिंह जब बाहर आए और उनके खिलाफ जब कुछ नहीं निकला, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो शराब घोटाले से जो एक तरीके से, अब ये अलग परिप्रेक्ष्य है, वो कितना घोटाला है, कितना ये जांच का विषय है, लेकिन उसके जद में कहीं ना कहीं पार्टी आ गई है। तो उसकी जद से अपने आप को छुड़ाना आम आदमी पार्टी के लिए एक अलग चुनौती है। जनता के बीच जाकर के ये कन्विंस करना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो है केंद्र सरकार की ताकत है, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर के बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर के सभी पार्टियों को, नहीं आदर्श भाई, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना ठीक है क्या? चाहिए कि जो एक सरकार के तहत जो जनता के लिए काम होने चाहिए, उसमें अभी परिपूर्णता के स्तर पे काफी कुछ बाकी। ठीक है, लेकिन उस पर तो बातचीत हो ही नहीं रही है। सवाल तो ईडी सीबीआई पर उठ रहा है। क्या आदर्श भाई, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना सही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जांच एजेंसियों पे सवाल उठाना ये पार्टियों का बुनियादी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो उस सवाल उठाए ही ना, लेकिन अब जांच एजेंसियों के पास जो है ये पहल करनी होती है। जांच एजेंसियों को ये पहल करनी चाहिए कि हम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है। जांच एजेंसियों को अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जांच एजेंसियां सही कर रही है या जांच एजेंसियां गलत कर रही है। वो हर केस में डिफरेंट स्थिति हो सकती है। हो सकता है किसी मामले में जांच एजेंसियों को कुछ हाथ लगा हो सकता है किसी मामले में बिल्कुल भी हाथ न लगा हो। तो एक ही तराजू से दोनों स्थितियों को नहीं तौला जा सकता। लेकिन हाँ, जांच एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह खड़े करना ये सभी पार्टियों का बुनियादी हक है। उन्हें इस हक से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनिल गोयल साहब, इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा होगा सबसे? बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा होगा। ये अन्ना हजारे को लेकर के आए थे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देने के लिए, और उसके बाद में ये अगली बार रैली हुई। अरे भैया सुन लो ना पवन जी, अगली बार जब रैली हुई रामलीला मैदान में, अरे सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। सुनने की आदत नहीं है क्या? आपको सुनने की आदत नहीं है क्या? आपको सुनने की आदत नहीं है क्या? आपको सुनने की आदत नहीं है क्या? जवाब दीजिए मेरे सवाल का। सुनने की आदत पवन शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। पवन भाई आपके पास ही आ रहा हूँ, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आऊंगा, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आपकी पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कि देश में भ्रष्टाचार है, इसका खात्मा करना है। लेकिन आज आपकी पार्टी उसी भ्रष्टाचार के मामलों में गिरी हुई है। मैं आऊंगा ना सर, आऊंगा। पवन जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। गोयल साहब, नहीं, एक साथ अगर आप दोनों लोग बोलेंगे ना तो फिर लोगों तक ये बात सही पहुंच नहीं पाएगी। मैं आऊंगा, क्योंकि चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है। पवन शर्मा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। गोयल साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल यह है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सारे भ्रष्टाचारी दूसरे दलों में विपक्ष में ही क्यों नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, उनको जेल में डाल दिया। ये तरीका पता है क्या होता है पवन भाई? इस तरह से अगर एक साथ बोलेंगे तो लोगों तक ये मैसेज जाता है कि आम जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, सही से जवाब ना मिल पाए इसलिए भागने का प्रयास होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है। एक रिएक्शन मैं चाहूंगा गोयल साहब से कि गोयल साहब, भ्रष्टाचार अगर बड़ा मुद्दा है तो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई की जांच तब कहां चली जाती है जब बीजेपी नेताओं पर आरोप लगते हैं या फिर दूसरे दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तब उनकी कार्रवाई इतनी मध्यम क्यों पड़ जाती है, धीमी क्यों पड़ जाती है? अक्षय जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों के आधार पर बात करना चाहता हूं। शराब घोटाले की कंप्लेंट बीजेपी ने नहीं करी। शराब घोटाले की कंप्लेंट करी इनके गठबंधन के साथी अजय माकन, जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अरे भैया उसी का जवाब दे रहा हूं, सुन लो ना, आदत सुनने का दिला दो। उसके बाद में जांच एजेंसियों ने जांच करी और आम आदमी की पार्टी के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए।
अगर ये जो भी बात कर रहे हैं, अरे सुन लो भैया, अरे सुन तो लो, सुनने की आदत डालो। तुम बोल रहे क्या फिर? तुम बोल रहे क्या? अरे तो अंदर जेल के अंदर बंद हो, जेल के अंदर बंद हो, जमानत से बाहर साबित हो गया। उससे 7 करोड़ रुपए आपने लिए। नहीं देखिए ये जनता के समय की बर्बादी है। लेकिन मैं एक चीज शर्मा जी आपसे जरूर फाइनल रिएक्शन में जरूर जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के एक नहीं कई आरोपों में घिरती गई, बचाव करना मुश्किल हो गया, चाहे दवाओं की खरीद का मामला हो या फिर जांच की बात हो, इधर जल बोर्ड घोटाले की बात हो जो आरोप लग रहे हैं, कथित घोटाले की बात हो, या फिर ये शराब नीति की बात हो, तो सवाल तो उठेंगे ना कि अगर शराब नीति इतनी बेहतर थी तो फिर उसको वापस क्यों लेना पड़ गया आप लोगों को? देखिए अक्षय जी, अक्षय जी ये जो व्यक्ति है, आप एक बात, मैं गोयल सर आपके पास आ रहा हूं, सर आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। अच्छे थे तो प्रधानमंत्री ने वापस क्यों लिए? इसे पूछिएगा, बताएंगे क्या आरोप लगे आज तक, क्या साबित करे आज तक? अरे हमारे सारे विधायकों ने केस करा लिए, मुख्यमंत्री उनके सारे विधायक, सारे सांसद सबने केस करा लिए, क्या मिला बताइए? चले, इस तरह आम जनता तक बातें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जब रिएक्शंस मांगे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं कि उन पर उचित जवाब मिले, तो जवाब देने के बजाय दूसरों पर कीचड़ उठा ले जाने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने वाली होती है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर हॉट सीट पूर्वी दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, जहां पर जबरदस्त घमासान तो इस बार देखने को मिलेगा, लेकिन मुद्दे स्थानीय होंगे, आम जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, या फिर जो तमाम और बातें चल रही हैं, चाहे शराब घोटाले को लेकर हो या फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर हो, इन मुद्दों तक ही इस बार का चुनाव सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल कांटे की टक्कर में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MH1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।